काव्या का विवाह हुए लगभग 5 वर्ष बीत चुके थे। काव्या का विवाह संदीप से हुआ था। संदीप एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर था। अच्छी आमदनी थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन संदीप और उसके घर वाले बहुत ही लालची किस्म के इंसान थे और उनके साथ रहते रहते काव्या भी उन्हीं की तरह लालची हो गई थी। काव्या के मायके में उसके माता पिता और भाई थे। काव्या की शादी में माता पिता ने अपने हैसियत से अधिक खर्च किया था, क्योंकि उन्हें एक अच्छा कमाऊ लड़का मिल रहा था। उन्होंने यह सोचा कि काव्या की ज़िंदगी बन जाएगी। चलो, हमें थोड़ी दिक्कत होगी, पर काव्या की ज़िंदगी तो संवर जाएगी। काव्या के ससुराल में काव्या के सास ससुर, उसका पति और एक बड़ी शादीशुदा ननद थी जो कि विदेश में रहती थी। कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा खासा पैसों वाला परिवार था। अच्छी खासी जमीन जायदाद थी और सब अपने अपने में अच्छे से सेटल थे। काव्या की ननद विदेश में नौकरी करती थी और वहीं के एक एनआरआई से शादी किया था। जब काव्या और संदीप के विवाह की बात चली तो संदीप के माता पिता ने काफ़ी ज़्यादा मांग रखी, क्योंकि उनका इकलौता बेटा था और अच्छी खासी नौकरी करता था। साथ ही गांव में अच्छी खासी जमीन जायदाद भी थी। काव्या के माता पिता की हैसियत इतना खर्च करने की नहीं थी, फिर भी उन्हें लग रहा था कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल ना जाए। काव्या का भी बहुत मन था कि संदीप से उसका विवाह हो जाए, इसलिए काव्या के माता पिता ने अपना एक प्लॉट, जो कि उसके दादाजी ने उसके पिताजी के नाम पर किया था, बेच दिया। साथ ही अपनी सारी जमा पूंजी काव्या के विवाह में लगा दी। काव्या के भाई के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक घर और गांव की थोड़ी सी पुश्तैनी जमीन बची थी। काव्या के माता पिता ने उसके भाई से बोला भी कि देख बेटा, तेरे लिए अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा। तो भाई ने बोला, कोई बात नहीं पापा, काव्या की शादी तो अच्छी हो गई, हमारी तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी निपट गई, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। मैं तो अपनी ज़िंदगी में अपनी कमाई से चला ही लूँगा, भगवान ने हाथ पैर तो दिए ही हैं। इसी तरह से 5 वर्ष बीत गए। काव्या के भाई का भी विवाह अब हो चुका था। सब अपने अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी जी रहे थे, लेकिन काव्या के ससुराल वाले और उसका पति बहुत ही लालची किस्म के थे। उनका सोचना था कि जितनी संपत्ति हो सके उसे जमा कर लो, चाहे वह किसी भी तरीके से आए, बस संपत्ति आनी चाहिए। और काव्या की सोच भी अब उनकी तरह ही हो चुकी थी। काव्या के पति ने काव्या से बोला, काव्या, तुम्हारे गांव में कोई ज़मीन तो होगी ना? तो काव्या ने बोला, हाँ थोड़े खेत हैं। और संपत्ति के नाम पर क्या है? पूछने पर काव्या ने बोला, माँ के कुछ जेवर होंगे और एक घर जिसमें अभी मम्मी पापा और भाई भाभी रहते हैं। बैंक में तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरी शादी में पापा ने सारे पैसे खर्च कर दिए थे और एक प्लॉट भी बेच दिया था। काव्या के पति संदीप ने काव्या से कहा कि तुम अपना हिस्सा अपने मायके से मांग लो, क्यों तुम अपना हिस्सा छोड़ोगी? तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे पास आनी चाहिए। जीवन में पैसा रहता है तो सब कुछ रहता है। काव्या ने बोला, हाँ तुम ठीक तो कह रहे हो, पर तुम्हें क्या लगता है मम्मी पापा इतनी आसानी से मान जाएंगे? क्योंकि मेरी शादी में उन्होंने काफ़ी खर्च किया है, भाई के पास ज़्यादा कुछ खास बचा नहीं है। तब तक काव्या के सास ससुर भी वहां आ चुके थे। उन्होंने काव्या से कहा, यह तो कानून भी है, कानून कहता है कि बेटी को उसका हक मिलना ही चाहिए, तो तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा? रिश्तों से ज़्यादा पैसे ज़रूरी होते हैं, पैसे कभी भी ज़्यादा नहीं लगते, इसलिए तुम अपना हिस्सा मांग लो, तुम्हारे ही काम आएगा। और यदि तुम्हारे मम्मी पापा मना करें तो तुम उन्हें कोर्ट कचहरी की धमकी देना। काव्या तो लालची हो ही चुकी थी। अगले दिन वह अपने मायके पहुंच गई और थोड़ी इधर उधर की बात करने के बाद सीधा मुद्दे पर आई और उसने अपना हिस्सा मांग लिया। उसके मम्मी पापा को तो मानो झटका सा लग गया। उन्होंने बोला, कैसा हिस्सा काव्या, तुम्हें तो पता ही है हमारे पास क्या है, तुम्हारे भाई के लिए बचा ही क्या है, सब कुछ तो तुम्हारी शादी में लगा दिया, अब तुम्हें कौन सा हिस्सा चाहिए? इस पर काव्या ने बोला, गांव में जो खेत हैं उनमें से आधे खेत मेरे नाम कर दो और मम्मी के जेवर में से आधे जेवर मुझे दे दो। साथ ही इस घर का एक फ्लोर भी मेरे नाम पर कर दो, जिसे तुम लोगों ने किराए पर चढ़ा रखा है और उसका किराया तुम लोग खाते हो, उस पर मेरा हक है।
क्योंकि यह घर भी दादाजी के नाम पर है, मुझे अच्छे से पता है। काव्या के मम्मी पापा और भाई भाभी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि काव्या ऐसा कहेगी। साथ ही काव्या ने यह भी कह दिया कि मम्मी पापा, आप लोग सुन लो, मैं मेरा हिस्सा लेकर रहूँगी। आप लोगों ने सीधे से नहीं दिया तो मैं कोर्ट कचहरी करूँगी, लेकिन अपना हिस्सा तो मैं लेकर रहूँगी। काव्या के मम्मी पापा को लगा कि अभी काव्या से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने कहा, अच्छा अभी तू घर जा, हम इस बारे में सोचकर कुछ दिनों के बाद बात करते हैं, हमें थोड़ा वक्त दे। काव्या ने बोला, ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ, कुछ दिनों के बाद मैं फिर आऊँगी। काव्या के निकलते ही काव्या के मम्मी पापा ने काव्या के सास ससुर को फ़ोन लगाया और काव्या के बारे में सब कुछ बताया और बोला कि बताइए वह कैसी बातें कर रही है, ज़रा आप उसे समझाइए। इस पर काव्या के सास ससुर ने बोला, वह गलत क्या कह रही है, कानूनन उसका हक तो बनता है जो कि उसे मिलना ही चाहिए। फिर उन्होंने संदीप से बात की, संदीप ने भी वही जवाब दिया। अब काव्या के माता पिता को समझ में आ चुका था कि यह सारे आपस में मिले हुए हैं। काव्या के माँ बाप बहुत परेशान हो चुके थे और उसके भाई भाभी की आंखों से भी नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि संपत्ति के नाम पर उनके पास बस थोड़े से खेत और एक घर था। वह भी अगर आधा काव्या ले लेगी तो उनका तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि घर के किराए से बच्चों की फीस भरी जाती थी और उन खेतों से निकले अनाज से काव्या के मायके के यहाँ साल भर का राशन आता था। लेकिन काव्या को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। काव्या तो अपने लालच में अंधी हो चुकी थी। संपत्ति की कोई कमी नहीं होने के बावजूद भी उसे और संपत्ति जमा करने की भूख थी। काव्या एक हफ्ते बाद फिर अपने मायके पहुंच गई और इस बार उसने काफ़ी बवाल किया और कोर्ट केस करने की धमकी देकर गई। काव्या के मायके में मानो कोई तूफान आ गया था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब काव्या के पिता ने अपनी तीनों बहनों को फ़ोन लगाया और सारी बात बताई। तब काव्या की बड़ी बुआ ने बोला, भैया आप चिंता मत करो, हम तीनों कल ही आ रहे हैं। काव्या है तो आखिर हमारी भतीजी ही, हमारे आगे उसकी नहीं चलने वाली। उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखेगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो, कोई हिस्सा बंटवारा नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी हम तीनों बहनों की। आप लोग बस आराम से सो जाइए और जैसा चल रहा था चलने दीजिए। हम तीनों बहनें कल आ रहे हैं, आकर आपसे बात करते हैं। आप काव्या को भी बुला लीजिएगा। अगले दिन तीनों बुआ अपने मायके अपने भाई भाभी के पास आ चुकी थी और काव्या भी अपने ससुराल से आ गई थी। थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद काव्या की बड़ी बुआ ने बोला, सुना है तुझे तेरा हिस्सा चाहिए। चल अच्छा किया तूने, हमने तो इस तरह से कभी सोचा ही नहीं, पर अब तेरी वजह से हमारी भी आंखें खुल गई हैं। और गांव के खेत हमारे पिताजी की है तो उसमें तुझसे पहले तो हमारा हिस्सा बनता है, और यह घर भी हमारे पिताजी के नाम पर है तो इसमें भी तुझसे पहले तो हमारा हिस्सा बनता है। तो आप एक काम करो भैया, गांव के खेत के 4 हिस्से कर लो, 3 हम बहनों का और 1 आपका। फिर अपने हिस्से से आप अपनी बेटी का हिस्सा अलग लगा देना और इस घर के भी 4 हिस्से कर लो, 3 हमारा और 1 आपका। और फिर अपने हिस्से में से अपनी बेटी का हिस्सा लगा देना, क्योंकि पिताजी की संपत्ति पर तो हमारा भी बराबर का हक है ना। काव्या का हक तो उसके पिता की संपत्ति पर होगा। काव्या के पिता ने बोला, हाँ दीदी आप सही कह रही हो, पिताजी की संपत्ति पर तो हम चारों भाई बहनों का बराबर का हक है, मेरे बच्चों का हक तो मेरी संपत्ति पर होगा। अब काव्या का मुंह देखने लायक था। उसे समझ में नहीं आ रहा था इतने हिस्से होने के बाद उसके हाथ में क्या आएगा। तो वह थोड़ा चिढ़कर बोली, क्या हुआ, आज तक आप लोगों को हिस्से की याद नहीं आई? आज आप लोगों को भी हिस्सा चाहिए? अब इस उम्र में हिस्सा लेकर क्या करोगी? तो काव्या की बुआ ने बोला, क्यों, पैसे के लिए कौन सी उम्र देखी जाती है? पैसा भला कोई छोड़ता है? पैसे ही तो हमेशा काम आते हैं। रिश्तों के क्या मायने, हम तो अपना हिस्सा लेकर रहेंगे। अब काव्या को समझ में आ गया था उसे अपने मायके से ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं। काव्या ने चिढ़कर बोला, मुझे पता है आप सब आपस में मिले हुए हो और मैं मेरा हिस्सा ना ले पाऊँ,
इसलिए यह सारा नाटक कर रहे हो। तो काव्या की बुआ ने बोला, हाँ तुमने ठीक समझा है, और अगर तुमने हिस्सा लिया तो हम भी अपना हिस्सा लेंगे, फिर देखते हैं तुम्हें कितना हिस्सा मिलता है। काव्या ने वहाँ से निकल लेने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन जाते जाते काव्या की छोटी बुआ ने बोला, जा कहाँ रही है काव्या, भगवान ने इतना कुछ दिया तुझे, पर तुझे संतोष नहीं है ना। जा, घर पर भी तुझे एक सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है जिसका इंतज़ाम मैंने किया है। काव्या को कुछ समझ में नहीं आया छोटी बुआ किस बारे में बात कर रही हैं, और वह चुपचाप वहाँ से निकल गई। घर जाने पर देखा उसकी ननंद घर आई हुई है। अब काव्या को कुछ कुछ समझ में आने लगा था। छोटी बुआ का बेटा भी विदेश में वहीं रहता था जहाँ काव्या की ननंद रहती थी, और दोनों की एक दूसरे से जान पहचान भी थी। तो शायद काव्या की छोटी बुआ ने अपने बेटे के जरिए काव्या की ननंद से बात करके सारी बातें बता दी थी। और काव्या की ननंद क्योंकि बहुत ही सुलझी हुई महिला थी, तो वह मायके आई थी इस मुद्दे पर बात करने के लिए। काव्या की ननंद ने आते ही अपने मम्मी पापा और भाई को काफ़ी कुछ सुना दिया था, और अब काव्या की बारी थी। काव्या के आते ही ननंद ने बोला, काव्या सुना है तुम अपने मायके में हिस्सा ले रही हो, तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं? मुझे भी मेरे मायके में हिस्सा चाहिए, और मेरे मायके में तो तुम्हारे मायके से 10 गुना ज़्यादा संपत्ति है, तो फिर मैं कैसे उसे छोड़ दूं? इस पर काव्या ने बोला, क्या दीदी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके पास तो इतनी ज़्यादा धन दौलत है, आप यहाँ पर संपत्ति लेकर क्या करेंगी? आपको वैसे भी भारत में कहाँ रहना है? तो काव्या की ननंद ने बोला, संपत्ति तो तुम्हारे पास भी बहुत है, पर तुम तो ले रही हो। तुम्हारे तो मम्मी पापा ने तुम्हारी शादी में अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च किया है, एक तरह से तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे दिया है। लेकिन मैं मेरे मम्मी पापा और भाई को बहुत अच्छे से जानती हूँ। इन्होंने ना ही मेरी शादी में और ना ही मेरी पढ़ाई में कोई खर्च किया है, क्योंकि इन्होंने सारे पैसे जमा करके रखे हैं, और उनके हिसाब से बेटी के ऊपर खर्च करने से पैसे पराए घर में जाते हैं। मैंने अपने स्कॉलरशिप से अपनी पढ़ाई पूरी की है और अपनी मर्जी से शादी की है, तो मेरे ऊपर मम्मी पापा ने कुछ भी खर्च नहीं किया, तो मेरा तो और भी ज़्यादा हक बनता है। और यदि मुझे मेरी संपत्ति नहीं मिली तो मैं कोर्ट केस करूँगी। इस पर काव्या के सास ससुर ने अपनी बेटी से बोला, कैसी बातें कर रही हो बेटी, तुम्हारे पास भगवान की दया से हमसे कहीं ज़्यादा संपत्ति है, फिर भी तुम्हें मायके में हिस्सा चाहिए। तो काव्या की ननंद ने बोला, हाँ मेरे पास जो संपत्ति है वह मेरी खुद की बनाई हुई है, मैंने किसी से धोखे से नहीं ली। और काव्या के पास भी तो बहुत सारी संपत्ति है, फिर भी तो उसे मायके से हिस्सा चाहिए, जिसमें आप लोगों ने उसे पूरा सहयोग कर रहे हैं। बल्कि यह आप लोगों का ही आइडिया होगा, यह मुझे पता है, तो फिर मैं मेरा हिस्सा क्यों छोड़ूं? बहू के लिए अलग नियम और बेटी के लिए अलग नियम। काव्या के सास ससुर, पति और काव्या खुद अपने खुद के बनाए जाल में फंस चुके थे। काव्या की ननंद किसी भी कीमत पर अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं थी। इधर काव्या के मायके की संपत्ति भी उसके हाथ से निकल चुकी थी। काव्या ने जब यह सारी बात अपने ससुराल वालों को बताई कि मायके की संपत्ति उसके हाथों से जा चुकी है, तो ससुराल वालों ने सिर पीट लिया और बोला, कहाँ हम और संपत्ति जमा करने की सोच रहे थे, और कहाँ हमारी बेटी ने आकर यह नया बवाल मचा दिया है। और जब काव्या ने बताया कि इसमें भी मेरी छोटी बुआ का हाथ है, तब तो काव्या के सास ससुर को और भी ज़्यादा गुस्सा आया। अब काव्या के सास ससुर ने समझौता करने में ही अपनी भलाई समझी। उन्होंने काव्या के माता पिता को अपने घर बुलाया और बोला, भाई साहब हमसे गलती हो गई, हम अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, और आप हमारी बेटी को समझा दीजिए, यह अपना हिस्सा लेने के लिए अड़ी हुई है। इसके पास तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा संपत्ति है, अब यहाँ की संपत्ति का यह बंटवारा कर लेगी तो इसके भाई के पास क्या बचेगा? वैसे भी इसके भाई के पास तो इससे कम ही संपत्ति है। इस पर काव्या के माता पिता ने बोला, अब आपको समझ में आ रहा है, वैसे भी आपने तो अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दिया है, उसका तो सच में हक बनता है हिस्सा लेने का। लेकिन हमें बहुत अच्छे से पता है आपकी बेटी आप लोगों जैसी नहीं है, वह बहुत अच्छे स्वभाव की है, तभी तो इतनी दूर से वह सिर्फ हमारी मदद के लिए
भारत आ गई और इसके लिए हम सदा इसके शुक्रगुजार रहेंगे। काव्या की ननद ने बोला, कोई बात नहीं अंकल, मुझे पता है मम्मी पापा और भाई भाभी कितने लालची हैं। आपको आगे भी कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बुला सकते हैं। और हाँ मम्मी पापा, मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन आगे से ऐसी गलती मत कीजिएगा, नहीं तो मैं दोबारा आऊँगी और अपना हिस्सा लेकर ही जाऊँगी और उस वक्त मैं किसी की कुछ भी नहीं सुनने वाली। अब काव्या के ससुराल वालों ने राहत की सांस ली। सब कुछ ठीक हो चुका था। कुछ महीने बीत जाने के बाद राखी का दिन आया। काव्या खुशी खुशी राखी लेकर अपने मायके गई और वहां जाकर बोली, भाई भाभी कहाँ हैं, मैं राखी बांधने आई हूँ। तो उसकी माँ ने बोला, वह अपने मायके गई है अपने भाई को राखी बांधने। तो काव्या ने बोला, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। इसी बीच उसकी तीनों बुआ आई और अपने भाई को राखी बांधकर चली गई। इंतज़ार करते करते रात के 10 बज गए। तब तक उसके भाई भाभी आए तो काव्या ने बोला, क्या भैया भाभी, आपने तो बहुत इंतज़ार करवाया, चलो अब जल्दी से राखी बंधवा लो। तीनों बुआ ने अपनी अपनी राखी बांध ली। आपने भी अपनी राखी बांध ली, बस मेरी ही रह गई है। मुझे ही सबसे ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। चलो अब जल्दी से हाथ आगे करो। इस पर काव्या के भाई ने बोला, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरी कोई बहन नहीं, कहकर वह अपने कमरे में चला गया। काव्या ने अपनी भाभी की ओर देखा। भाभी ने बोला, मैं भी नहीं जानती कि तुम कौन हो। हाँ, लेकिन इतना पता है, तुम जो कोई भी हो, आज अपने लालच की वजह से इस हाल में हो कि तुम्हारे अपने सगे भाई भाभी तुम्हें पहचानने से इनकार कर रहे हैं। काव्या ने अपने मम्मी पापा की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा तो काव्या की मम्मी ने बोला, सच तो यह है कि हम भी तुझे नहीं पहचानते। तूने जो हमारे साथ किया है उसके बाद तो यही कहने का दिल कर रहा है, पर क्या करें, हम माँ बाप हैं तो ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, हम तेरे भाई भाभी को मजबूर भी नहीं कर सकते कि वह तुझसे रिश्ता रखे। इसकी शुरुआत तुमने की थी और पैसों को रिश्तों से ऊपर रखा था, तो अब जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार तुम हो और मैं इस बारे में तुम्हारे भाई भाभी से कोई बात नहीं करने वाली। काव्या के पास अब कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप आंखों में आंसू लिए अपने घर की ओर चल पड़ी।